नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या विशेषताएं हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि जो टॉपिक है हम लोग का वह है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट संबंध। आप जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में आप देखेंगे तो 3 प्रकार का संबंध है: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय आर्थिक। ठीक है, 3 प्रकार के संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और आर्थिक यानी कि वित्तीय संबंध है। ठीक है, तो आप जानते हैं, जैसे मैं बात करूं यदि केंद्र राज्य के बीच संबंधों के बारे में, तो मैं बात करता हूं विधायी संबंध। आप देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है विधायी संबंध, विधायी संबंध का मतलब विधि बनाने का जो एक अधिकार है वो कैसे केंद्र और राज्यों के बीच बटा हुआ है। केंद्र का कहाँ कहाँ पर विधि बनाने के संदर्भ में राज्यों की शक्ति है उसके संदर्भ में केंद्र भी प्रभावी है। जैसे आप देखेंगे तो केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक बताया गया है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार, इसमें क्या बताया गया है? देखिए, संसद जो है, राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। यानी कि संसद तो भारत के संपूर्ण भाग के लिए कानून बना सकता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि क्षेत्रीय विधान यदि कि भारतीय नागरिक और विश्व के किसी भी भाग में उनकी संपत्ति के संबंध में केवल संसद के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। वहाँ पे विधानमंडल के द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है। यानी कि जब भी अतिरिक्त क्षेत्रीय की ज़रूरत हो, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान की ज़रूरत हो, जैसे भारतीय नागरिक और विश्व के किसी भी भाग में उनकी संपत्ति के संबंध में, तो संसद के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। संसद के क्षेत्राधिकार में कुछ संवैधानिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें एक पावर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं कि राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद की किसी अधिनियम जो अधिसूचित क्षेत्रों में लागू ना करे या उन्हें कुछ संशोधन अपवादों के साथ लागू करे। ठीक है, जैसे अधिसूचित क्षेत्र, जैसे 4 केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव की। ठीक है, यहाँ पे संसद के द्वारा बनाई गई विधि ही पूर्णतः लागू होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बात है। अब यदि हम बात करेंगे कि विधायी शक्ति के अंतर्गत देखिए क्या विशेषताएं हैं, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय सूची के पास 97 विषय है, 97 लगभग 97 विषय है काम करने के लिए विधायी सूची के तहत। उसी प्रकार विधायी सूची में आप देखेंगे राज्य सूची के पास 66 विषय है, समवर्ती सूची में 47 विषय है, वर्तमान में 52 है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब क्या? हमारे कहने का मतलब विधायी सूची के अंतर्गत संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास लगभग 97 विषय है और आपके राज्य के पास 66 विषय। समवर्ती सूची में दोनों को काम करने का अधिकार होता है, चाहे केंद्रीय एवं राज्य दोनों को। अनुसूची 7 में संविधान के अनुसूची 7 में इसके बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ आप जानते हैं कि सामान्यतः अवशिष्ट शक्तियों पे, अवशिष्ट विषय जो है इस पे केंद्र सरकार को कार्य करने का अधिकार है।
ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट विधायी शक्ति के ही अंतर्गत आप देखें राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की बात होती है। जैसे आप देखेंगे कि जब राज्यसभा इस संबंध में, जो स्टेट काउंसिल हैं, जब राज्यसभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे अनुच्छेद 249 के तहत कि राष्ट्र के आवश्यक मामले पर, ऐसे राष्ट्र के लिए कोई आवश्यक विषय हो जो राज्यसभा इस संबंध में आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है, इस बात का एक आशय प्रस्ताव के द्वारा यह बात सिद्ध कर दे कि क्या है कि देश के लिए, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उस संदर्भ में क्या है कि संसद जो है उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे इस तरह के प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। जो राज्यसभा का ये मामला है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, जब राज्यसभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि अनुच्छेद 249 राष्ट्र के आवश्यक मामले पर, तो यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा। यह राज्य विधानमंडल को समान विषय पर कानून बनाने से रोकने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब क्या है कि यह जो है, ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल को समान विषय पर कानून बनाने से रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि इस तरह के प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन के दौरान भी जो संसद होता है उसके पास पावर होता है, ठीक है, कानून बनाने का। तो अनुच्छेद 249 में क्या आपने देखा कि किसी भी, अगर राज्यसभा इस बात का संकल्प और प्रस्ताव पारित कर दे कि अखिल भारतीय संदर्भ में ये जरूरी है कानून, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी ऐसे कानून प्रभावी रहेंगे। ठीक है, ऐसे जो कानून हैं राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी कानून ये प्रभावी होंगे। ठीक है, हालांकि इन कानूनों को नए राज्य विधानमंडल के द्वारा निरस्त, संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति संसद द्वारा अधिगृहित कर ली जाती है। राज्य सूची के विषय पर, अगर यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी जो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके कानून बनाने की जो शक्ति है, उसके द्वारा आप देखेंगे कि यह राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी ऐसे कानून प्रभावी होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या एक विषय है, देखिए इसको देखते हैं फिर से। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आप देखेंगे तो राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति संसद द्वारा अधिगृहित कर ली जाती है अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है। ठीक है, राज्य विधानमंडल भी उस विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन संसद का कानून प्रभावी होता है। ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है, बना सकता है, लेकिन संसद का ही कानून प्रभावी होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, और एक बात और है कि जब 2 या अधिक राज्य विधानमंडल इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे कि यह कानून प्रस्ताव पारित कर राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है, पारित करे, तब भी जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब इस सारे बातों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास किए हैं, इन सारे बातों के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। यानी कि विधायी शक्ति के अंतर्गत आपने देखा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं ना कि भारतीय जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, एकात्मकता के साथ, ठीक है, संघ के तरफ झुकाव जो है, एकात्मकता झुकाव की तरफ संघीय है, तो ये बात पुष्टि होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे राज्य विधानमंडल का नियंत्रण, राज्य विधानमंडल में केंद्र का नियंत्रण, किस प्रकार राज्य के विधानमंडल में, जैसे आपने कानून में देखा कि पार्लियामेंट का ही कानून माना जाता है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार राज्य विधानमंडल में केंद्र का नियंत्रण होता है ये भी देख लें विधायी शक्ति के अंतर्गत।
आप देखते हैं कि राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये भी विधायी शक्ति के ही अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर विशेष वीटो प्राप्त है, यानी कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, जो विधायी शक्ति है, ठीक है, जो विधायी शक्ति है, जो संविधान के भाग 11 में दिया गया है, ठीक है, भाग 11 में दिया गया है, विधायी और प्रशासनिक संबंध जो है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के बीच। तो आप देखेंगे कि विधायी संबंध में फिर भी केंद्र का ही कानून प्रभावी है, ठीक है। यहाँ पे राज्य सूची के कुछ विषय पर भी बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के, पूर्वानुमति के आप कानून नहीं बना सकते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। देखिए, प्रशासनिक संबंध जो है भाग 11 में है, यह भी जो है भाग 11 में है, और आर्टिकल जो है आर्टिकल 256 से लेकर के 263 के बीच है, ठीक है, 263 के बीच है। इसमें क्या बात है ये भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक संबंध में कार्यकारी शक्तियों का वितरण कैसे किया गया, जो कार्य करने की एक शक्ति है उसका वितरण कैसे किया गया राज्य के बीच, केंद्र के बीच, ठीक है, विधायी शक्ति के अनुरूप ही किया गया है। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची जो विषय है, संसदीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। देखिए, समवर्ती सूची के विषय में क्या है कि राज्य और केंद्र को दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन इसमें प्रभावी किसका होगा, इसमें प्रभावी केंद्र का होगा, ठीक है, संसदीय कानून प्रभावी होगा। हालांकि समवर्ती सूची पर बने कानून राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है, राज्यों को केंद्र के निर्देश, ठीक है, इसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए, राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है। ये देखिए, प्रशासनिक संबंध में भी केंद्र ही प्रभावी है। आप देखेंगे तो राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रतिबंध लगाया गया है। संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना, संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना, ठीक है, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को यानी कि बाधित ना किया जाए, ठीक है, कहने का मतलब यह है। अखिल भारतीय सीमाओं के संदर्भ में, अखिल भारतीय सीमाओं के संदर्भ में देखिए, जो कानून बनाने की शक्ति है, आप जानते हैं कि जो राज्यसभा है, अनुच्छेद 312 संविधान में संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रशासनिक संबंध के बारे, प्रशासनिक संबंध में ही ये बात बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अनुसार संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति देता है। अखिल भारतीय सेवा पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवा पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का और तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। चूंकि अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो भी प्रतिष्ठित अधिकारी होते हैं वो केंद्र राज्य में ही सेवा देते हैं, ठीक है। प्रशासनिक संबंध में आप ये भी देखेंगे कि एकीकृत न्याय व्यवस्था, आप देखेंगे कि दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है केंद्र और राज्य स्तर पर। न्यायिक प्रशासन में दोहरी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, ठीक है, एकीकृत है वो, ठीक है। संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा के लिए अथवा पंजाब, ऐसे बहुत से राज्यों के लिए। तो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है, प्रशासनिक संबंधों में एक शक्ति दिया गया है, ठीक है। आपातकाल के दौरान अगर बात की जाए तो आपातकाल की अवधि में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आप देखेंगे किंद्र किसी भी मामले में राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है। यद्यपि उसे निलंबित नहीं किया जाता है,
यद्यपि ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल को हम निलंबित कर देते हैं, निलंबित नहीं होता है, लेकिन पूरी तरीके से जो है राज्य केंद्र के निर्देश पे ही कार्य करता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन के दौरान देखेंगे कि राज्य सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से उनका संचालन करता है। ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में आप देखेंगे कि किस प्रकार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से ये जो है केंद्र की शक्ति प्रभावी हो जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, केंद्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत कर्मचारी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश भी दे सकता है। यह भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अन्य प्रावधान में प्रशासनिक में क्या है, अन्य प्रावधान में आप देखेंगे अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें, ये भी पार्लियामेंट और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, आप जानते हैं केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासनिक संबंध में ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है जो प्रशासनिक संबंध के अनुसार राज्यों में। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो संविधान का भाग 12 है वित्तीय संबंध के बारे में बताता है। अनुच्छेद 268 से लेकर के 268 से लेकर 293, ठीक है, 268 से लेकर 293 तक के बीच जो बात बताया गया है वो वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो वित्तीय संबंध में देखेंगे आप तो यह है समेकित निधि, अनुच्छेद 266। ठीक है। जैसे इसमें देखिए वित्तीय संबंध में सबसे पहली बात 265, अनुच्छेद 265 में क्या बताया गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है। विधि के प्राधिकार से, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कोई कर लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी कर विधि के, ठीक है, विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 में बताया गया है कि भारत और राज्यों के लिए समेकित निधि एक की व्यवस्था किया गया। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ठीक है, सभी राजस्व, बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज समेकित निधि में जमा होते हैं। कुछ अपवादों के अतिरिक्त सरकार के सभी व्यय भी इस निधि से किए जाते हैं। बिना संसद की अनुमति के इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता। वित्तीय संबंध में आप क्या देख रहे हैं, ये जो समेकित निधि है, ठीक है, जो समेकित निधि है, इस पे आप देखेंगे तो बेगर जो है संसद के अनुमति के आप इससे कोई धन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से राज्य के ऊपर एक वित्तीय संबंध के बारे में वर्णन करता है। फिर आप देखेंगे आकस्मिक इमरजेंसी फंड जो बनाया गया है, ठीक है, इमरजेंसी फंड में इस निधि को भारत की इमरजेंसी निधि कहा जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि इसके लिए संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 को अधिनियमित किया है। यह भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव आर्थिक मामले के विभाग के नियंत्रण में होती है और इसे कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित किया जा सकता है। इमरजेंसी कार्य के लिए होता है यह, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे वित्त का भी एक तरीके से संबंध है, बंटवारा है, ठीक है। इसके बाद वित्त आयोग भी आप देखते हैं, उसके द्वारा भी राज्यों को सहयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो फैक्चुअल था और कॉन्सेप्ट भी था जिसे आपको जानना ज़रूरी है।